Good morning students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लास 10th फिजिक्स में आप ऑलरेडी 4 वीडियो देख चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इस 5वें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये 4 पॉइंट्स क्लियर करूंगा। एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत का उष्मीय प्रभाव व वैद्युत ऊर्जा। तो बच्चों सबसे पहले आप जाने एमीटर क्या होता है। ये एमीटर क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में करंट को नापते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में करंट को एम्पियर में नापते हैं। इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है और इसकी विशेषता यह है बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है इज अबाउट टू जीरो, लगभग जीरो के अबाउट होता है, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस की तो कोई वस्तु हो ही नहीं सकती यूनिवर्स में। जीरो रेजिस्टेंस किसी का नहीं हो सकता, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग जीरो होता है, नहीं बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी सर्किट में, जैसे कि ये बैटरी है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात इसको किसी भी परिपथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे कि ये हमारा बैटरी हो गई, प्लस प्लेट माइनस प्लेट हो गई, और ये सर्किट जा रहा है तो देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें आपको 4 विशेषताएं याद करना है। क्या? नंबर 1, इस उपकरण के द्वारा हम वैद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम, लगभग शून्य होता है। इसका सिंबल ये होता है, बना देंगे आप सिंबल। इसको किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आप बता देंगे, ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। इसका सिंबल जो है आपका ये होता है एमीटर के लिए ए, और ये एम्पियर में करंट को नापता है। सेकेंड आप जानेंगे वोल्टमीटर क्या होता है। जो बच्चों वोल्टमीटर का सिंबल होता है ये होता है। ठीक है। और वोल्टमीटर जो होता है एमीटर के जस्ट अपोजिट। एमीटर में हमने कहा रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इज अबाउट टू जीरो, बट इन वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज अबाउट टू इनफाइनाइट, लगभग ये इनफाइनाइट के इक्वल होता है। जो वोल्टमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है लगभग अनंत के बराबर होता है, बहुत ही अधिक होता है। और ये करता क्या है, ये किसी भी सेल, बैटरी अथवा उपकरण में जो होता है उसके सिरों पर विभवांतर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी उपकरण के सिरों पर वोल्टेज को नापने के लिए, ये वोल्टेज डिफरेंस को नापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ये कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, ये सेल है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है, प्लस माइनस। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, कोई उपकरण है, इसके समांतर क्रम में इसको सदैव जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। तो इसमें भी आपको 4 विशेषताएं बतानी है। नंबर 1, वोल्टमीटर का उपयोग किसी बैटरी अथवा उपकरण के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो इसका सिंबल होता है वो ये बता देंगे यहां से यहां तक बना करके। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लगभग बहुत अधिक होता है। और इसके द्वारा ये तो बता चुके विभवांतर नापा जाता है, इसको समांतर क्रम में परिपथ में ऐड किया जाता है। तो बच्चों ये इसकी 5 विशेषताएं, आप 4 विशेषताएं बता देंगे, ये वोल्टमीटर हो जाता है। अब बच्चों एक और उपकरण है, आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा है बट मैं बता रहा हूं इसको, गैल्वेनोमीटर। ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर। इसमें और एमीटर में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए जो एमीटर होता है ये करंट को नापता है कि कितने एम्पियर है, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये करंट को एम्पियर में मेजर करता है, नापता है। बट जो गैल्वेनोमीटर होता है ये केवल करंट की प्रेजेंस को बताता है, इट इज अवेलेबल और नॉट। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये केवल करंट की, वैद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है कि करंट यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जबकि ये जो है करंट की उपस्थिति के साथ साथ उसको मापता भी है कि करंट है तो फिर
कितना है। समझ पा रहे हैं? तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है कि ये करंट को नापता है और ये करंट की प्रेजेंस को बताता है कि करंट वहां पर है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप गैल्वेनोमीटर के बारे में भी थोड़ा सा जाने। अब जानेंगे विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है बच्चों। देखिए, एक जैसे इस प्रकार से आप बैटरी यूज करें और इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दीजिए। ये रेजिस्टेंस आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? मार्केट में जाएंगे, बोल दीजिए उसे रेजिस्टेंस दीजिए। इस प्रकार का कोई एक उपकरण होता है, ठीक है। यहाँ पर कलर भी लिखे होते हैं, ये कलर कोडिंग होती है, ये सब आप इंटर में जानेंगे। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ये जब ऐड करेंगे तो जैसे ही आप कुंजी ऑन करेंगे 3-4 मिनट बाद ये इतना गर्म हो जाएगा आप इसको टच भी नहीं कर पाएंगे। तो ये गर्म क्यों हो गया? ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है क्या? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो परिपथ अथवा उपकरण रेजिस्टेंस के कारण गर्म हो जाता है। इस घटना को विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ में? अब ये ऊष्मीय प्रभाव होता क्यों है, ये गर्म हुआ क्यों, इसका कारण जाने। थर्मल इफेक्ट का जो कारण होता है वो क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये एक वायर है, हम एल्युमिनियम का वायर मान रहे हैं, एल्युमिनियम का वायर है। तो इसमें क्या है? एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएंगे तो इसमें बचेंगे क्या? आयंस बचेंगे या धनायन होंगे, ठीक है। तो जब हम इसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं माइनस से प्लस की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन स्वयं से भी टक्कर करते हैं और साथ साथ इन परमाणुओं से भी आयनों से भी टकराते हैं। ये जो एल्युमिनियम के आयन बचे हुए हैं यहाँ पर Al+++, इनसे ये टकराते हैं। तो जब ये टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा, अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ भाग इन आयनों को दे देते हैं, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, बट जो ये आयन है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण इनका जो अपने स्थान पर स्वाभाविक कंपन होता है, हर एक परमाणु में एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम स्वाभाविक आवृत्ति बोलते हैं, उसकी आवृत्ति स्वयं की जो होती है, तो इसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इनका कंपन बढ़ जाता है। कंपन बढ़ जाने से इनकी सबकी आंतरिक ऊर्जा सभी आयनों की बढ़ जाएगी। इस प्रकार पूरे पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। और किसी भी पदार्थ की जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो जो होता है हीट एनर्जी को धारण कर लेता है, अर्थात वो गर्म हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि जब किसी पर्वत में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो वो स्वयं से भी टकराते हैं और अपने आयनों से भी टकराते हैं। जब वो आयन से टकराते हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग उस आयन को दे देते हैं, जिससे आयन का कंपन का आयाम बढ़ जाता है या उनका कंपन बढ़ जाता है और उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के कारण संपूर्ण जो वायर होता है, जो चालक होता है, वो गर्म हो जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु का गर्म होने का सीधा सा रीजन आप यही बताएंगे कि उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा का बढ़ जाना। यदि हमें बुखार है, हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें जो है हमारे शरीर का जो आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ गई है। जैसे आप किसी वस्तु को धूप में डाल देते हैं और वो गर्म हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि इसको धूप मिल रही इसलिए गर्म हो गई है? रीजन वो भी सही है, बट आप जो साइंटिफिक रीजन बताओगे किसी भी उसके गर्म होने का, वो क्या बताओगे? उस वस्तु में जो आयन है, जो अणु है, परमाणु है, उनकी आंतरिक ऊर्जा का बढ़ जाना, ये मेन रीजन होता है। तो परिपथ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और परिपथ गर्म हो जाता है। तो ये हुआ बच्चों रीजन इस परिपथ के गर्म होने का और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अच्छा इसके उदाहरण आप जान लीजिए। जो हमारे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है वो क्या है? इसका देखो, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इसका लॉस भी हमारे लिए, प्रॉफिट भी है। लॉस अभी बताएंगे, पहले प्रॉफिट जान लीजिए। देखिए, जो ऊष्मीय प्रभाव है इस पर आधारित बहुत से उपकरण बने। हीटर है, हीटर में क्या हो सकता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। आपका बल्ब है, उसका जो फिलामेंट है तो उसको भी गर्म होने के लिए, चमकने के लिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना आवश्यक है। गीजर है, विद्युत प्रेस है। तो ये सभी हमारे जो उपकरण हैं ऐसे हैं जिनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए इसका यूज था। अब हमारे लिए लॉस कहाँ पर है? देखिए, जब हमको इलेक्ट्रिक एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना होता है, पावर, जब हमको इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, तो यहाँ पर यदि हीट प्रोड्यूस होगी, इनमें रेजिस्टेंस होगा,
देखिए एक रीजन और है, हीट प्रोड्यूस वहीं होगी जहां पर रेजिस्टेंस होगा। इफ रेजिस्टेंस इज 0 देन हीट प्रोड्यूस वहां पर नहीं होगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यदि होगा इन वायर में तो यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वायर में। अगर दिल्ली से आप मुंबई को भेजेंगे करंट तो यहाँ पर पावर तो क्या होगा, बीच में ही इलेक्ट्रिक का अधिकांश भाग लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हीट एनर्जी उत्पन्न होना हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए जो जब लॉन्ग सप्लाई भेजना होता है वो दूर के लिए इलेक्ट्रिक भेजना होता है तो वायर जो होते हैं बहुत मोटे ले लेते हैं। वायर मोटे हो जाने से उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, ये मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो जब मोटे वायर हो जाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इनमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है तो इसमें इलेक्ट्रिक का लॉस नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने का रीजन आप समझ पाए हैं और इसका नुकसान भी है हमारे लिए, यूजफुल भी है। यूज वहां पर केवल होता है जहां पर हमें जो है उपकरण हम ऐसा कोई उपयोग में ला रहे हैं, हीटर है, विद्युत प्रेस है और गीजर है, बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पर इसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है। अब अगला पॉइंट आप जानेंगे, अगला पॉइंट है व्यय विद्युत ऊर्जा। ये व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होती है किसी भी उपकरण की, उपकरण में भी व्यय होती है और वायर में भी बच्चों व्यय हो सकती है। देखिए जहां पर रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक लॉस वहीं पर होगा। यदि हम कोई ऐसा पदार्थ ढूंढ लें, कोई ऐसा पदार्थ खोज लें जिसका रेजिस्टेंस ना होता हो, जिसका रेजिस्टेंस शून्य होता हो, तो उस उपकरण, उस पदार्थ से जो भी उपकरण बनेगा उसमें इलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है अगर हम बल्ब में जो फिलामेंट लगाए हैं, टंगस्टन लगाए हुए हैं, अगर इसका जो है रेजिस्टेंस शून्य हो जाए तो बल्ब जलेगा, वर्क होगा, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक लॉस ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लॉस वहीं पर होता है जहां पर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई उपकरण लगा हुआ है, आपका उपकरण है तो रेजिस्टेंस उसका जरूर होगा, ठीक है। ये कोई उपकरण यहाँ पर आपने जोड़ रखा है, तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आएगी, यहाँ पर लॉस होगी, तो यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी उत्पन्न होगी ना। एनर्जी को हम यहाँ पर W से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्द कह सकते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा यहाँ पर कह सकते हैं। तो जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई है उतनी ही तो कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। जैसे ये हीटर है तो हम कहें यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा W है, तो अगर व्यय विद्युत ऊर्जा W है तो जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो भी W के इक्वल ही होगी। तो चाहे इसको हम कहें व्यय विद्युत ऊर्जा और चाहे कहें इलेक्ट्रिक के द्वारा जो उत्पन्न हुई है ऊर्जा वो वाली ऊर्जा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको कह रहे हैं व्यय विद्युत ऊर्जा। तो देखिए W बराबर होता है QV, अर्थात यदि किसी उपकरण के सिरों पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है वो V हो, ठीक है, विभवांतर V हो इसके सिरों पर और इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो इसमें व्यय विद्युत ऊर्जा QV के इक्वल होती है। हम क्या कह सकते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा, यदि किसी उपकरण के सिरों पर विभवांतर V है तथा उसमें प्रवाहित आवेश Q है तो इन दोनों का गुणनफल उस उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। चाहे वो उपकरण हो, चाहे उपकरण नहीं वायर ही हो, अगर उसका रेजिस्टेंस है तो उसमें इलेक्ट्रिक व्यय होगी, ठीक है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाता है QV, ये आपका एक फार्मूला आ जाता है और इसको हम किस में नापेंगे, जूल में। एक चीज और, हम इसको व्यय विद्युत ऊर्जा कहें चाहे कहें विद्युत द्वारा किया गया कार्य, इसीलिए W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम W को ये भी कह सकते हैं इस उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा, चाहे कहें विद्युत ऊर्जा द्वारा इस उपकरण में किया गया कार्य। वर्क जो है कार्य उसका भी क्या होता है, यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसमें आप अंतर समझ लीजिए, कोई अंतर नहीं है, चाहे कहें व्यय विद्युत ऊर्जा और चाहे हम क्या बोले विद्युत द्वारा किया गया उसमें कार्य, ठीक है। तो W इक्वल टू QV मेन फार्मूला हो गया। अब यहाँ से और भी फार्मूला डेरिवेट कर सकते हो, आप जानते हो Q इक्वल टू IT। तो ये अगर वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हो तो W इक्वल टू क्या निकल आएगा, ITV, अर्थात VIT। एक फार्मूला ये आपका W इक्वल टू निकाला VIT, ठीक है। अभी और बहुत से फार्मूला निकल करके इसके आएंगे, देखिए। हम ये भी जानते हैं V इक्वल टू IR, ये भी तो होता है कहाँ से, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V की जगह IR लिख देंगे IT, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू I स्क्वायर RT।
एक ये भी फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रख दे I इक्वल टू वी अपॉन आर, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से I निकालोगे तो क्या निकलेगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पर अगर V अपॉन आर रख दोगे तो W इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर टी ए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर और ये T। तो कई फार्मूले आपके डेरिवेटिव यहाँ से हो जाते हैं। इस प्रकार से इतने फार्मूले आपको व्यय विद्युत ऊर्जा के मिल जाते हैं। हम कहें व्यय विद्युत ऊर्जा या कहें परिपथ में विद्युत द्वारा किया गया कार्य, तो आपको यही निकालना है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से बच्चों इनको सबको अगर हम इक्वल करके लिखें तो देखो हमारे कितने फार्मूले निकल के आ रहे हैं। बहुत से फार्मूले हो गए। व्यय विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और एक आ गया V स्क्वायर अपॉन आर टी। इतने फार्मूले आपके W के लिए निकल आते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी उनको आप यहाँ पर रखकर वैल्यू निकाल सकते हैं जूल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यय विद्युत ऊर्जा। अब यहीं पर बच्चों थोड़ा सा और बात कर ले, जैसे हीटर है, ये उसका फिलामेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर W इक्वल टू क्यू वी एनर्जी लॉस हुई है, कौन सी एनर्जी लॉस हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर प्रोड्यूस कौन सी हुई है, हीट एनर्जी। तो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हुई है उतनी ही तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि प्रोड्यूस हीट एनर्जी क्या, उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा क्या होगी, किसी भी उपकरण में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा अगर यहाँ पर कहा जाए तो वो भी बच्चों इतनी ही होगी। इसको हम हीट से, हीट एनर्जी एच से रिप्रेजेंट कर, वो भी इतनी ही होगी, कोई अंतर नहीं होगा, सेम फार्मूला होगा। आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये जूल में आएगी हीट एनर्जी। ठीक है, अब जूल को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो कैलोरी में तो कर सकते हो, कर सकते हो। इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, हम सभी को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। 4.2 वी आई टी अपॉन 4.2 आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 वी स्क्वायर टी अपॉन आर। यहाँ पर भी कर दोगे 4.2। तो ये अब कैलोरी में हीट एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हीट एनर्जी जो है ऊष्मा का मेन मात्रा कैलोरी होता है। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए केवल 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और देखिए फार्मूला जो था व्यय विद्युत ऊर्जा का वही है उत्पन्न ऊष्मा का। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो आज के वीडियो में बस यहीं तक आपको मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज आपने पढ़ा है, न्यूमेरिकल भी आप इससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर और उसके आगे।